Good morning students, class 10 social studies, civics lesson 14 economic concept and planning. Students, as we know that we have already studied this lesson in the earlier video, and now we will do the rest portion of this lesson, that is economic concept and planning. So here we go. Our first heading now is per capita income. As you can see on the screen, it is written with the orange color per capita income. अब per capita income होता क्या है, यानी कि इंडिविजुअल व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल इंसान की जो इनकम होती है वो होती है per capita income. ठीक है, आई एम रीडिंग द पैराग्राफ नाउ. नेशनल इनकम इज़ नॉट अ सूटेबल मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यानी कि नेशनल इनकम जो है वो सूटेबल मेजरमेंट नहीं है, सूटेबल तरीका नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकालने का, यानी कि आर्थिक विकास को जो है पता लगाने का, यानी कि आर्थिक विकास जो है कितना हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कितना हो रहा है. ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमको जो आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमको निकालना है तो नेशनल इनकम जो है वो सूटेबल तरीका नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट अकोमोडेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन. क्योंकि इसमें पॉपुलेशन का जो है कोई भी पॉपुलेशन को कोई भी प्लेस नहीं दी है. ठीक है, नेशनल इनकम में क्या होता है, पॉपुलेशन से जो है कोई भी लेना देना है ही नहीं नेशनल इनकम का. ठीक है, जबकि पर कैपिटा इनकम में क्या होता है, पॉपुलेशन को भी इंक्लूड किया गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई. जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही तो हमको पता चलेगी कि इनकम जो है लोगों की. ठीक है, लेकिन नेशनल इनकम में जो है ये एक खराबी बोल सकते हैं अपन. ठीक है, कि मतलब नेशनल इनकम में जो है पॉपुलेशन को कोई अकोमोडेट नहीं किया गया है, पॉपुलेशन के लिए जो है कोई प्लेस नहीं है नेशनल इनकम में. ठीक है, एज कम्पेयर टू नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इज कंसिडर्ड टू बी अ मच बेटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. अगर अपन कंपेयर करते हैं नेशनल इनकम को और पर कैपिटा इनकम को, ठीक है, ये दोनों से ही जो है हम इनकम जो है निकाल सकते हैं. ठीक है, तो नेशनल इनकम और जो है पर कैपिटा इनकम जो है इन दोनों में से सबसे सूटेबल और सबसे बेस्ट जो है वो है पर कैपिटा इनकम, क्योंकि इसमें जो है पॉपुलेशन को भी जो है एक प्लेस दी है. ठीक है, और पर कैपिटा इनकम से जो है हम बेस्ट वे से, ठीक है, और बहुत ही बेटर तरीके से जो है हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के बारे में, हमारे आर्थिक विकास के बारे में जो है पता लगा सकते हैं पर कैपिटा इनकम से बहुत ही अच्छे तरीके से. एज इट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन इट्स कैलकुलेशन. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पर कैपिटा इनकम में क्या होता है, इट इंक्लूड यानी कि इंक्लूड करता है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन इट्स कैलकुलेशन, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में हम जो है पॉपुलेशन भी इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन. यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है कैसे निकाला जाता है, जब हम जो है डिवाइड करते हैं नेशनल इनकम को अपॉन पॉपुलेशन से. ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जो है कैसे निकाला जाता है, यानी कि जब हम जो है डिवाइड करते हैं नेशनल इनकम को अपॉन पॉपुलेशन से, इस तरह से जो है पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है. एज यू कैन सी इन द फॉर्मूला ऑल्सो इट इज गिवन स्टूडेंट्स दैट पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन. तो पर कैपिटा इनकम जो है कैसे निकलेगी, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन. एज यू कैन सी द फॉर्मूला इज गिवन ऑन योर स्क्रीन. नाउ आर नेक्स्ट, अच्छा पहले ये एक और चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि मतलब नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में से दोनों ये जो दोनों तरीके हैं इनकम निकालने के, ठीक है, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा माना गया है, पर कैपिटा इनकम माना गया है स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें जो है पॉपुलेशन को जो है अकोमोडेट किया गया है, यानी कि पॉपुलेशन को भी जो है एक प्लेस दी गई है, उसको भी इंक्लूड किया गया है. और आपको पता ही है पॉपुलेशन ही हमको पता होगी उस प्लेस की कि कितनी पॉपुलेशन है, तभी तो हम जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है नेशनल इनकम या फिर जो है किसी भी तरीके की जो है इनकम जो है उसका हम जो है निकाल पाएंगे. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया. अब हम जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम जो है इंडिया में. बिफोर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले देयर वाज नो गवर्नमेंट एजेंसीज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया. यानी कि आज़ादी से पहले कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं थी जिससे हम जो है पता लगा सके हमारे देश की इनकम या फिर हमारी नेशनल इनकम. ठीक है, फर्स्टली
यानी कि सबसे पहले नेशनल इनकम इन इंडिया वाज कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नेरोजी इन 1868। यानी कि सबसे पहले नेशनल इनकम जो है वो इंडिया में किसने कैलकुलेट की थी? दादा भाई नेहरू जी इन 1868 में। ठीक है। आफ्टर दिस नेशनल इनकम एस्टिमेशन was also done by Dr. V.K.R.V. Rao, R.C. देसाई एंड अदर्स। यानी कि सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इंडिया में जो है नेशनल इनकम जो है किसने जो है कैलकुलेट की, तो वो थे दादा भाई नेहरू जी, और उन्होंने जो है 1868 में जो है नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट की थी इंडिया में। और उसके बाद ठीक है, नेशनल इनकम का जो है एस्टिमेशन किसने किया? एस्टिमेशन यानी कि अनुमान किसने लगाया? नेशनल इनकम का अनुमान लगाने वाले थे ये वाले लोग, जैसे कि डॉक्टर V.K.R.V. राव। ठीक है, एक तो ये थे, एक थे R.C. देसाई एंड अदर्स, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने जो है नेशनल इनकम का जो है अनुमान लगाया था कि नहीं ऐसे नहीं इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे लोगों ने जो है अपने अपने आइडिया दिए कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जिसने कैलकुलेट किया था ही वॉज दादा भाई नेहरू जी इन 1868 में। ठीक है, ऑल दीज स्कॉलर्स यूज डिफरेंट मेथड्स एंड बेसिस टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्टूडेंट्स की जितने भी ये स्कॉलर्स थे, जितने भी ये विद्वान लोग थे, इन्होंने क्या किया, अलग अलग मेथड जो है इस्तेमाल किया नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट करने के लिए। बट दीज स्कॉलर्स लैक्ड रिलायबल फिगर्स एंड डेटा। ठीक है, एंड दे ऑल्सो डिड नॉट यूज सुटेबल स्टैटिस्टिक मेथड। लेकिन ये सब जो है हार गए। ठीक है, मतलब ये लोग नहीं पता लगाए कि नहीं पता लगा पाए कि मतलब नेशनल इनकम जो है हम जो कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, these scholars lacked reliable figures and data। ठीक है, इन्होंने जो है लैक कर दिया, यानी कि ये नहीं पता लगाया मिला है, नहीं लगा पता पाए ये कि ये नेशनल रिलायबल जो फिगर्स और डेटा के बारे में, यानी कि किस तरीके का जो है डेटा लें हम इसमें, और मतलब बहुत सारी डिफिकल्टीज आई इनके, इसलिए जो ये नहीं पता लगा पाए कि नेशनल इनकम जो है कैसे कैलकुलेट करें। दे ऑल्सो डिड नॉट यूज सूटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड, और उन्होंने जो है कोई भी ढंग का सूटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। Then is I am reading the next paragraph, as you can see on the screen. After independence, the government of India formed the National Income Committee। यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद क्या हुआ? अभी इतनी देर हम जो है आज़ादी के पहले के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम जो आज़ादी के बाद में यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फॉर्म द नेशनल इनकम कमेटी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बनाई नेशनल इनकम कमेटी, यानी कि उसने जो है एक नेशनल इनकम की कमेटी बनाई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, महालनोबिस इन अगस्त 1948 में। कब बनाई थी ये कमेटी जो है उन्होंने, मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी अगस्त 1949 में। ठीक है, दिस कमेटी सबमिटेड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951। इस कमेटी ने अपनी सबसे पहली रिपोर्ट जो है सबमिट करी थी, जमा करवाई थी इन 1951 में। ठीक है, एंड फाइनल रिपोर्ट इन 1955, और उसने फाइनल रिपोर्ट कब जमा करवाई थी इस कमेटी ने? 1955 में। दिस कमेटी हैंडेड ओवर द वर्क ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम टू सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। फिर इस कमेटी ने क्या करा? ठीक है, देखो मैं फिर से बता देती हूँ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहले एक बात करते हैं कि मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस तो दादा भाई नेहरू जी ने 1868 में जो है नेशनल इनकम को जो है कैलकुलेट किया था। उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने भी इसको कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन ये नहीं हो पाया उनसे। ठीक है, तो फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसने जो है एक नेशनल इनकम नाम से एक कमेटी बनाई। ठीक है, और इस कमेटी ने क्या करा था? पहली रिपोर्ट जो है 1951 में दी थी, और उसकी दूसरी रिपोर्ट जो है इस कमेटी ने जो है 1955 में दी थी। ठीक है, फिर बाद में इस कमेटी ने क्या किया? जो भी उसके पास जो वर्क था, खुद के पास जो वर्क था, ठीक है, वो जो है वर्क क्या था कि कैलकुलेशन करना है नेशनल इनकम का। ठीक है, तो ये वर्क इस कमेटी ने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि CSO को दे दिया था। ठीक है, विच हैज़ बीन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया सिंस 1955 ऑन एन एनुअल बेसिस। और ये जो कमेटी है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CSO स्टूडेंट्स, ये कमेटी जो है तब से ही नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट कर रही है। कब से कर रही है? 1955 से अभी तक, आज तक। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. वी ऑल नोटिस पीपल रिमेनिंग इन्वॉल्व इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. हम जो है नोटिस करते हैं पीपल जो है बिजी रहते हैं, ठीक है, या फिर शामिल होते हैं इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, आर्थिक एक्टिविटीज़ में. ठीक है. सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस गुड्स वाइल वेरियस अदर प्रोड्यूस सर्विसेज. यानी कि इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ जो है प्रोड्यूस क्या करती है, गुड्स यानी कि सामान प्रोड्यूस करती है. ठीक है. वाइल इनमें से जो है वाइल वेरियस अदर प्रोवाइड सर्विसेज, और दूसरी एक्टिविटीज़ जो है क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज यानी कि सेवाएं. ठीक है. तो हमको जो है सामान और सेवाएं जो है इन एक्टिविटीज़ से जो है प्रोवाइड होती है. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड ऑल अराउंड अस एट ऑल द टाइम. ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारे आसपास जो है कंडक्ट होती रहती है हमेशा. वन प्रोड्यूसर टू अंडरस्टैंड about these activities is to classify them into different categories on the basis of certain important criteria. ठीक है. एक प्रोड्यूसर ने क्या करा, इसको समझने के लिए, इन एक्टिविटीज़ को समझने के लिए, ठीक है, उसको क्लासीफाई कर दिया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि बांट दिया उसको, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में. ऑन द बेस, और किस कैटेगरी में बांटा, मतलब किस हिसाब से उन्होंने बांटा इसको, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया. ठीक है. किसी न किसी चीज़ को जो है एक बेस मानकर उसने जो है इनको जो है क्लासीफाई कर दिया. These categories are also known as sector of economy. अब ये जो कैटेगरी उसने बनाई थी, ठीक है, इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर, और वी कैन से अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर. Such activities which produce goods by using the natural resources in direct form are included in प्राइमरी एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़, ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है गुड्स यानी कि माल, है ना, या फिर सामान, बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके. ठीक है. आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो सीधी से प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो प्रोड्यूस करती है सामान, ठीक है, बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एज, आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़, वो होती है इंक्लूड प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर. देर आर वेरियस प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाती है, जैसे कि कॉटन कल्टीवेशन. ठीक है. दिस इज अ सीजनल क्रॉप. ठीक है. मैंने जैसे बताया रुई की कल्टीवेशन यानी कि रुई की खेती की जाती है. ठीक है. और रुई जो है वो एक सीजनल क्रॉप है. अब वो कैसे, क्योंकि फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट, यानी कि कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए, रुई के पेड़ को उगाने के लिए, वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स. हम जो है नेचुरल फैक्टर्स पर जो है, प्राकृतिक फैक्टर्स पर जो है डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि सच एज रेनफॉल, सनलाइट एंड क्लाइमेट पर जो है हम डिपेंडेंट होते हैं रुई को उगाने के लिए. देयरफॉर कॉटन जो है इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. देयरफॉर जो है रुई को एक नेचुरल प्रोडक्ट माना जाता है. ठीक है. इन द सेम वे नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डेयरी प्रोडक्ट्स, माइनिंग एक्सेट्रा. यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है और किस काम में आते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया कि कॉटन जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो है मिल्क, घी, ठीक है, ये सब जो है, ये भी जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है उसमें कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि हमको नेचर से मिल रहे हैं, प्राकृतिक से मिल रहे हैं, प्रकृति से मिल रहे हैं. ठीक है. इसलिए जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स में इंक्लूड होते हैं. And all these are also called activities of primary sector. Primary sector is also known as agriculture and allied sector. Primary sector को और क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर को जो है वो एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर भी बोला जाता है. अब हमने प्राइमरी सेक्टर के बारे में पढ़ लिया कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, यानी कि ऐसे गुड्स जो मतलब ग्रो होते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज प्राइमरी सेक्टर. जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉटन कल्टीवेशन हो गया, ठीक है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है. और जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स को जो है एग्रीकल्चर
भी बोला जाता है। अब हम जो है सेकेंडरी जो है सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, गुड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं इनटू वन फॉर्म टू अनदर बाय वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, गुड्स को जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। क्यों किया जाता है, ताकि हम जो है मैन्युफैक्चर कर सकें, ताकि हम जो है कुछ निर्माण कर सकें, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है कहाँ पर होती है, फैक्ट्री में होती है, वर्कशॉप में होती है, या फिर जो है होम में होती है, घर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वी यूज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन टू प्रिपेयर थ्रेड एंड वीव क्लोथ, यानी कि हम जो है यूज करते हैं फाइबर को, यानी कि रेशों को, जो हमको कॉटन से मिलता है, रुई से मिलती है। टू प्रिपेयर थ्रेड एंड वीव क्लोथ, टू प्रिपेयर यानी कि प्रिपेयर करने के लिए, थ्रेड और जो है वीव क्लोथ। वी यूज शुगर केन एज रॉ मटेरियल एंड मेक शुगर एंड जैगरी, यानी कि हम जो है यूज करते हैं शुगर केन को, गन्ने को एज अ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल की तरह, ठीक है। गन्ना जो है वो हम समझते हैं कच्चा माल है, और गन्ने से हम जो है क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, यानी कि चीनी बनाते हैं, और जैगरी यानी कि गुड़ बनाते हैं। वी मेक ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल, यानी कि हम जो है ब्रिक्स यानी कि ईंट बनाते हैं फ्रॉम सॉइल से, यानी कि मिट्टी से। एंड दीज ब्रिक्स वी मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, यानी कि और इस ब्रिक्स जो है, इस जो ईंट है उससे हम जो है हमारा घर बनाते हैं और बिल्डिंग बनाते हैं। एज दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर को जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। अब हमने पढ़ लिया प्राइमरी सेक्टर के बारे में और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेरिटरी सेक्टर। अब टेरिटरी सेक्टर जो है वो इन दोनों से ही अलग है। प्राइमरी सेक्टर में तो हम जो है कच्चा माल या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी गुड्स बनाते थे, ठीक है, जैसे कि कॉटन कल्टीवेशन हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर माइनिंग हो गए, ठीक है, और इसको बोला जाता था प्राइमरी सेक्टर को इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता था, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की वजह से निर्माण हो गया, बिकॉज, ठीक है, निर्माण करना इसलिए जो है ट्रांसफर होते थे वो एक फॉर्म से अदर फॉर्म में, ठीक है। और इसको जो है जैसे कि ले लिया गन्ना, ठीक है, गन्ना जो एक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, लेकिन अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, शुगर और जैगरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि शुगर और जो है जैगरी यानी कि गुड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। और सेकेंडरी सेक्टर को जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, इतना हमने पढ़ा। लेकिन अब जो हम टेरिटरी सेक्टर पढ़ेंगे वो बिल्कुल प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से डिफरेंट है। अब टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है, टेरिटरी सेक्टर जो है, टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो होती है, ठीक है, जैसे कि ट्रक्स या फिर ट्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो है रिक्वायरमेंट होती है इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। यानी कि टेरिटरी सेक्टर में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की, ठीक है, जैसे कि ट्रक्स या फिर ट्रेन जो होती है, इनका इस्तेमाल होता है ताकि हम जो है सेल कर सकें प्रोडक्ट्स जो हमने बनाए हैं। टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। अब टेरिटरी सेक्टर को जो है सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, यानी कि हमारे क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन, ठीक है, हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर। जनरली इट इज फाउंडेड इन मोस्ट डेवलपिंग नेशंस that in their initial stage of development primary sector has been the most important sector। यानी कि डेवलपिंग नेशंस में, डेवलपिंग जो देश है उनमें देखा गया है कि इनिशियल स्टेज में यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेजुअली द कल्चरल सिस्टम स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग एंड दीज सेक्टर बिकेम प्रॉस्पेरियस एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम। अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो बदलने लग गया, खेती बाड़ी का सिस्टम जो है वो बदलने लग गया, ठीक है, एंड दीज सेक्टर बिकेम प्रॉस्पेरियस, और ये सेक्टर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर, खेती बाड़ी का जो सेक्टर है वो सफल हो गया, प्रॉस्पेरियस हो गया, एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एज कम्पेयर टू अर्लियर टाइम्स। और ये जो है बहुत ज़्यादा जो गुड्स है, सामान जो है वो प्रोड्यूस करने लग गया, ठीक है, जितना अर्लियर टाइम्स में, पहले के टाइम्स में नहीं करता था उससे ज़्यादा जो है अब जो है हम प्रोड्यूस कर लेते हैं गुड्स। मैनी पीपल गॉट इंगेज्ड इन अदर ऑक्यूपेशन, बहुत सारे जो पीपल हैं वो इंगेज होते हैं, ठीक है,
अदर ऑक्यूपेशंस में भी द नंबर ऑफ क्राफ्टमैन एंड ट्रेडर्स इंक्रीज, बहुत सारे क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी जो है उसकी संख्या में भी इंक्रीज होने लग गया। एक्टिविटीज, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यानी कि इसके अलावा मैनी पीपल गॉट इंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑक्यूपेशन, यानी कि बहुत सारे पीपल जो है किसमें इंगेज हो गए, किसमें बिजी हो गए, ट्रांसपोर्टेशन में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में या फिर मिलिट्री जॉब में जो है वो इंगेज हो गए, यानी कि उनको वो जॉब्स मिल गई। इवन आफ्टर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के बाद में भी यानी कि इतनी जॉब मिल गई उन सबको, फिर भी मोस्ट ऑफ द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, फिर भी लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में यानी कि जो जो जहाँ पर जो है कच्चा माल बनता है या फिर नेचुरल चीज़ों से जो है माल बनता है, फिर भी उस सेक्टर में भी लोग जो है जुटे रहे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर में भी लोग जो है काम करते रहे। Along with the introduction of new method of production, factories were established and propagated, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर में जो है नया जो मेथड है प्रोडक्शन का, यानी नया जो मेथड है प्रोडक्शन का, यानी कि जो चीज़ें बनाने का या फिर फैक्ट्रीज बनाने का, वो जो है चलता रहा। Those people who earlier used to work in the field started working in the factory, जो पहले लोग फील्ड्स में काम करते थे, खेतों में काम करते थे, अब वो लोग जो है वो फैक्ट्रीज में काम करने लग गए, ठीक है, क्योंकि मशीनें जो है वो बढ़ गई हैं। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ चीप गुड्स इन फैक्ट्रीज द सेकेंडरी सेक्टर बिकम मोर इम्पोर्टेंट विद द व्यू पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। अब जितनी भी जो फैक्ट्रीज में चीज़ें बनती है वो सारी मशीन से बनती है, स्टूडेंट एज यू नो, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें जो बनती थी वो फैक्ट्रीज में बनती थी, इसलिए और फैक्ट्री में बनती थी, और फैक्ट्री जो है वो कौन सा सेक्टर है, वो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में जो है एक फॉर्म से जो है दूसरे फॉर्म में चीज़ों को जो है ट्रांसफ़र किया जाता था। तो द सेकेंडरी सेक्टर बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि लोग जो है अब फील्ड को छोड़ के, खेतों को छोड़ के जो है वो फैक्ट्रीज में काम करने लग गए थे, ठीक। एज अ consequence वर्क स्टार्टेड टू बी डन इन एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो, और जो है लोग एक्स्ट्रा टाइम लेके भी काम करने लग गए, क्योंकि मशीन तो खुद काम करती है ना, मशीन को सिर्फ ध्यान रखना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता था, ठीक है। और जॉब एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। लोग जो है वो नौकरियाँ भी जो है बहुत सारी मिल गई उनको। इन द पास्ट 100 years there has been a shift from secondary to tertiary sector in developed countries, यानी कि पास्ट 100 years में से लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से टेरिटरी सेक्टर में भी जो है आने लग गए, कि यानी कि वो ट्रक चलाने लग गए और अलग अलग ट्रेन, मतलब अलग अलग जो है ट्रांसपोर्टेशन के साधन जो है वो चलाने लग गए, ताकि जो है वो कमा सकें। और ऐसा ज़्यादातर जो है देखा गया कि लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर को छोड़कर टेरिटरी सेक्टर में इसलिए आने लग गए, मतलब वो डेवलप्ड कंट्रीज में आने लग गए, ठीक है ना। दिस कंडीशन इज क्लियरली नोटेबल इन डेवलप्ड कंट्रीज, ये कंडीशन जो है क्लियरली नोटिसेबल है डेवलप्ड कंट्रीज में, कि लोग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर छोड़कर जो है वो टेरिटरी सेक्टर में जो है आने लग गए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक स्टूडेंट्स। नाउ some of the topic of this lesson is still remaining, that we will do in the next video. Thank you.